Welcome back to the YouTube channel Kushal Agarwal. So here we start the first chapter of physics, units and dimensions. Generally it's a very scoring and a easy topic, and like one question is always asked in JEE advanced paper, and I guess you should all make it correct. So let's move on with the chapter. So पहला चीज़ आता है यूनिट एंड डिमेंशंस में फिजिकल क्वांटिटीज़. अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? कोई भी मेजरेबल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, और उसे क्लासीफाई दो तरीके से किया जाता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से या डिपेंडेंसी. अब डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ हो गए, उससे हो गए स्केलर्स या वेक्टर्स. अब स्केलर्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, और वेक्टर्स वो हो गए जिसमें मैग्नीट्यूड्स प्लस डायरेक्शन. अब वेक्टर्स के बारे में हम लोग एक डिटेल तरीके से पढ़ेंगे आगे बढ़ के. एंड डिपेंडेंसी के हिसाब से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या डिराइव क्वांटिटीज़. अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई जो बेस क्वांटिटीज़ हो गई, मतलब इसे कहीं से तुम डिराइव नहीं कर सकते. ये इसी तरीके से इसे पाया जाता है, इसे वैसा माना जाता है. और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हो गई जिससे मतलब तुम फंडामेंटल के थ्रू तुम उसे पा सकते हो. जैसे एग्जांपल ले लो फोर्स का. वो क्या होता है तुम्हारा एम ए. एक्सेलरेशन को भी अब तुम लोग लिख सकते हो वी टी, और ये हो गया वी टी को तुम लोग लिख सकते हो एल टी. ठीक है ना? तो एम एल टी स्क्वायर ये हो गया इसका पूरा बेस यूनिट में कन्वर्जन. सो ये डिराइव क्वांटिटीज़ हो गई. तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. अब होते हैं यूनिट सिस्टम्स. अब यूनिट सिस्टम किस लिए ज़रूरी होता है? यूनिट अब हो सकता है सारी चीज़ों को, सारी बेस क्वांटिटीज, सारे यूनिट्स को पूरा का पूरा यूनिफाई करने के लिए एकदम सिस्टम चाहिए होता है जिसे बोलते हैं यूनिट सिस्टम. 4 टाइप के यूनिट सिस्टम होते हैं: FPS, CGS, MKS, SI. अब FPS में अब जैसा इस सिस्टम में बेस यूनिट लेंथ का होता है फुट, मास का होता है पाउंड, और टाइम का होता है सेकेंड. अब उसी तरीके से CGS में भी बेस यूनिट होता है सेंटीमीटर लेंथ का, मास का ग्राम, टाइम का सेकेंड, और MKS का होता है मास का होता है केजी, लेंथ का होता है मीटर, और टाइम का होता है सेकेंड. और एसआई यूनिट मतलब सब जगह चलता है, और इट इज़ नथिंग बट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MKS सिस्टम. मॉडिफाइड वर्जन है, ज़्यादा कुछ इतना दिक्कत नहीं है. और एसआई यूनिट्स के हिसाब से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे कि तुम ले लो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अब ये केमिस्ट्री में आएगा. ये तुम्हारा लुमिनस इंटेंसिटी आगे तुम्हारा YDAC वाले चैप्टर्स जैसे तुम पकड़ लो, वेव ऑप्टिक्स में आएगा. ये इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा तो 12th का इलेक्ट्रोस्टैट्स और 12th में. ये हीट ट्रांसफ़र. टाइम तो एवरीवेयर, ये तो एवरीवेयर ये सब जगह चलता है. अब इसकी SI यूनिट्स लेंथ की मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल. और ये उन सब के हो गए सिंबल्स, कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. सो डिराइव्ड क्वांटिटी. अब मैंने जैसे बोला था, क्वांटिटीज़ डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर द डिराइव्ड क्वांटिटीज़. अब एग्जांपल ले लिया वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, जो भी. और अब एक नया चीज़ पे आते हैं, एक नए टर्म पे, डिमेंशन. अब डिमेंशन ऑफ द क्वांटिटी क्या हो सकता है? मतलब उसे बोला जा सकता है कोई भी बेस यूनिट को कितनी पावर पे रेज किया गया है, वो पावर होते हैं उस डिराइव्ड क्वांटिटी के डिमेंशंस. जैसे तुम फोर्स का ले लो MLT-2, तो इसका डिमेंशन ऑफ फोर्स होगा M के रेस्पेक्ट में 1, L के रेस्पेक्ट में 1, T के रेस्पेक्ट में -2. These are the dimensions. So ये सब डिमेंशंस होते हैं. और डायमेंशन एनालिसिस किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? जैसे अब तुम लोग JEE तो दे रहे वाले हो, तुम लोग को पता ही होने वाला है कि डिमेंशन एनालिसिस से ही सवाल बहुत सारे क्वेश्चन में पता चल जाता है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा. तो वो उस तरीके से समझ लो, एक तरीके से अपन लोग फार्मूला वेरिफिकेशन बोल सकते हैं कि फार्मूला वेरिफिकेशन होता है.
तो डिमेंशन एनालिसिस के हिसाब से देखिए वो हमेशा करेक्ट हो ये भी ज़रूरी नहीं है। जैसे एग्जांपल ले लो एस का यू टी स्क्वायर और हाफ यू टी स्क्वायर। अब यहाँ पे यू को मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया है, ये एक्सेलरेशन है। तो यू टी स्क्वायर और हाफ यू टी स्क्वायर दोनों तो बात बराबर ही है, बट डिमेंशन एनालिसिस ये नहीं बताता कि ये स्केलर मल्टीप्लाइड है या नहीं। तो इसीलिए हमेशा फार्मूला उससे जो डिराइव होगा वो सही होगा, ये बोलना सही नहीं है। डिमेंशन एनालिसिस एक चीज़ में हालांकि बहुत यूज़ किया जा सकता है, जैसे तुम्हारा वन यूनिट सिस्टम टू अदर में जैसे कन्वर्जन चाहिए हो वो तुम एकदम कर सकती हो ये सिंपल से फार्मूला से। हालांकि ये उतना जे में पूछा नहीं जाता, सो इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी। अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से क्या हो सकता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये स्टेट करता है कि तुम कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर ऐड कर रहे हो तो कंस्ट्रेंट यही रहेगा कि तुम वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमेशा सेम होंगी। जैसे एम ए प्लस के एक्स, ये दोनों के दोनों न्यूटन में है इसीलिए ये ऐड हो जाता है। अगर एम ए प्लस माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर कर दे, दिस इज़ ऑलवेज रॉन्ग, क्योंकि ये जूल में है और ये न्यूटन में। अब न्यूटन प्लस जूल इसका अभी तक कोई सोल्यूशन ना निकला है और ना ही कभी निकलने वाला है, ठीक है। और दूसरी बात, अपने कोई भी क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड सब कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। एम ए बाई के एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बोलूँगा जो पता होना चाहिए सबको। जैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिगो बोलूँगा मैं आज से, फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस and logarithmic functions are always dimensionless। ये बात याद रखने की है, ठीक है। जैसे तुम समझ लो साइन के अंदर ये जो भी होगा ये हमेशा एक स्केलर ही होना है। इसे तुम साइन 2 न्यूटन ये नहीं लिख सकते। दिस इज़ नॉट सॉल्वेबल, ये सॉल्व नहीं किया जा सकता। या तो तुम या तो ऐसे लिख दो साइन 2 न्यूटन, ये वेरीफाइड है, ये चल सकता है, ठीक है। बस ये एक सिंपल सा बात समझने का है। वही सिमिलरली ई पावर एक्स में ये एक्स का कोई यूनिट नहीं होगा, नो यूनिट्स। सेम गोज फॉर लॉग या ln और ln, बात बराबर ही है इनका, ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखो, ये जैसे ये जेई का पूछा हुआ है, जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन ये, ठीक है। अब इसमें जो दिया हुआ है मैं सिर्फ उसे लिखूंगा और उसी को तरीके से सॉल्व करूंगा। सो चलो लेट्स स्टार्ट इट। दिया है क्वेश्चन में क्या है, डिस्टेंस डी ऑफ ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन अ फॉगी कंडीशन। Railway engineer uses dimension analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho, ये rho होगा, of the fog, intensity S of the light from the signal and its frequency f. The engineer finds that d is proportional to s. This is s raised to the power 1 by n. The value of n is. सो अब जो दिया है मैं सिर्फ उसी करूँगा। ये जनरल मेथड होता है ऐसे टाइप के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जैसे देखो दिया है d इज जैसे मास डेंसिटी रो, सो विल कंप्लीटली अज्यूम दैट रो की पावर a पे ही डिपेंड करता है, s की पावर 1 बाई n पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये दे दिया है कि s की पावर 1 बाई n पे डिपेंड कर रहा है, और f की पावर b पे डिपेंड करता है।
ठीक है ना। अब सबकी डिमेंशंस लिखने हैं बस, और कुछ नहीं करना अपने को। सो अब डी का L1 M0 T0, ठीक है। अब रो क्या होता है, मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। ML-3A S पावर ओवर एरिया। पावर को क्या लिख सकते हैं, अब जैसे सपोज पहले अपने पावर का ही निकाल लेते हैं, ठीक है। मेरे को पता नहीं कि पावर का क्या डायमेंशंस होता है, हम लोग निकालेंगे। पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। अब वर्क डन क्या होता है, F(x/t), मतलब F(L)t-1, ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है। और F क्या हो गया, ML(t-2), ठीक है ना। सो पावर का होता है इंटू L(t-1), और ये हो गया पावर का ML2t-3, ठीक है ना। सो पावर का होता है ML2t-3, ML2t-3 बाई L2 होल पावर 1/n। एंड फ्रीक्वेंसी का होता है 1/t या t⁻⁻1 स्ट्रेट, लेट्स राइट t⁻⁻1 होल बी ना। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस कंपेयर करना है इसका और इसका। अब जैसे देखो m तो 0 है, ठीक है ना। सो या m छोड़ो, m से नहीं करते हैं, इसे हम लोग करते हैं। जैसे देखो l का ये तो ये इससे कट गया, तो l का टर्म सिर्फ इससे, तो इससे डायरेक्टली a का पावर अपना निकल के आ जाएगा, -3a इज इक्वल्स टू 1। सो a इज इक्वल्स -1/3, ठीक है। और दूसरा चलो आते हैं, अब आता है MT-3। सो लेट्स बिगिन विद दिस। m is here, m is here, m is not here, so we can use this equation. A plus 1 by n is equals to 0. That means 1 by n comes out to be minus a, which comes out to be minus of -1/3. So therefore n is equals to 3. आंसर, ये एक आसान सा सवाल हो गया। सो लेट्स गो ऑन विद द अदर क्वेश्चन। ये अगेन कम्स आउट टू बी इन JEE एडवांस 2013। अब चलो पहले बता देते हैं कि क्या क्या है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के। ये आइडियल गैस का है, आइडियल गैस पढ़ोगे तब ये तुम्हें आएगा। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब जब फ्लूइड्स पढ़ोगे, फ्लूइड्स के टाइम पे ये आएगा। प्लैंक कांस्टेंट तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स है, फिजिक्स। और थर्मल कंडक्टिविटी तुम्हारा हीट ट्रांसफ़र, ये इस टाइम पे आएगा। सो जब आएगा टेंशन नहीं लेने का है, जब तुम 12th पार करके ये एग्ज़ाम देने बैठोगे तुम्हें सब पता होगा कि किसकी क्या क्या कहाँ पे यूजेज होती है। अब तुम्हें बस खाली इन सब का यूज़ का एक फार्मूला याद होना चाहिए, दैट इज़ ऑल इज़ रिक्वायर्ड। अब जैसे देखो, अब के होता है तुम्हारा R/Na। R हो गया तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और Na तुम्हारा वो एवोगाड्रोस नंबर। तो अपने यूज़ कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, P प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मोल, ये कांस्टेंट होता है कोई ज़रूरत नहीं है, RT। कुछ नहीं करना है, अब जैसा दिया है उसी तरीके से बैठा देना है। प्रेशर हो गया फोर्स ओवर एरिया ML(T-2 ओवर L2 इंटू वॉल्यूम L3 इज इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट हो गया। R का चाहिए हमें, और T का होता है केल्विन, ठीक है ना। तो लेट्स बिगिन विद दिस। तो ये कट गया, सब के सब कट गए इससे, तो बचा क्या है, ML2T-2 K-1, ये हो गया R का कांस्टेंट। ये डिमेंशंस निकल के आते हैं, ML2 T⁻⁻2 K⁻⁻1 4। दिस इज फॉर Q, आई मीन सॉरी P। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से रिलेटेड एक फार्मूला है, इज इक्वल्स टू ईटा एरिया V/d। एक्चुअल फार्मूला होता है N ईटा dV/dx। अब मैंने dV/dx को V/d लिख दिया, कोई उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा डिमेंशंस पे।
एम एल टी माइनस टू इज इक्वल्स टू, ईटा का हमें चाहिए, एरिया एल ट्वाइस होता है और वेलोसिटी एल टी माइनस वन और डिस्टेंस ये अगेन एल, सो एल से एल कटा तो, और यहाँ से एक एल से एक एल कट गया तो बचा क्या, ईटा का निकल के आया एम एल माइनस वन टी माइनस वन इज इसका डिमेंशन, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, सो क्यू ये हो गया, ठीक है। और अब आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया आर का, चलो जगह के लिए मैं ये मिटा दे रहा हूँ, आर का ये क्यू ये पी। सो प्लैंक्स कांस्टेंट का होता है ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, यहाँ पे ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, ये एनर्जी है। सो अब जैसे जैसे दिया है उसे ऐसे करना है, एम एल टी माइनस टू इंटू एल, ठीक है, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ एक्स एनर्जी हो गया। अब उसके बाद एच इसका हमें चाहिए और न्यू होता है टी माइनस वन। सो अब जैसा जैसा ये आएगा वैसे ही इसका डिमेंशन होंगे, एम एल टी माइनस वन ओ सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे ये दो एल है, सो एम एल टू टी माइनस वन होगा। सो दिस कम्स आउट टू बी आर। सो जो बचा हुआ है वो आपका आंसर होगा एस का। सो इसी तरीके से सॉल्व होगा। और थर्मल कंडक्टिविटी आप खुद निकालना, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ, टी टेम्परेचर इज स्टैंड्स फॉर एच इंटू एल ओवर के ए, लेंथ एरिया हीट करंट टेम्परेचर, और ये हो गया आपका थर्मल कंडक्टिविटी। ये आप निकालना खुद से। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।